अस्सलामुअलैकुम। बेटा अपनी आज की क्लास का आगाज करते हैं और आज की क्लास के अंदर हम लोग डेरिवेटिव के सेकंड पार्ट के ऊपर मूव कर रहे होंगे जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस कहलाता है। आज की क्लास के अंदर इंशाअल्लाह हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस को कवर अप करने के ऊपर मूव करेंगे जो कि एडवांस डेरिवेटिव की फॉर्म कहलाती है या फिर आप इसको डिफरेंशियल कैलकुलस भी कहते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो हमारे पास आज की क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट आ रहा है इसका नाम होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये कॉनिक्स के अंदर भी ऑल्दो हम लोग पढ़ेंगे और ये टॉपिक हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर भी डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है जिसे हमें सॉल्व करना, हमें कवर करना लाजमी तौर पे आना चाहिए। देखो भाई, आज की क्लास में सबसे पहले नंबर के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं इस टॉपिक का नाम क्या होता है? टेंजेंट इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशंस और इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स का होना। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें बात मालूम होनी चाहिए कि टेंजेंट लाइन कहते किसे हैं या नॉर्मल लाइन कहते किसे हैं। देखो भाई, दुनिया के अंदर कोई भी स्लोप अगर एग्जिस्ट कर रहा है, दुनिया के अंदर आपके पास कोई भी कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, आसान भाषा में कोई भी कर्व आपके पास आ रहा है, कोई भी आपके पास कॉनिक आ रहा है, तो कोई लाइन अगर उस कॉनिक को जस्ट टच करते हुए जा रही हो, कोई भी लाइन अगर हमारे पास किसी भी कॉनिक को टच करते हुए जा रही हो, तो ऐसी लाइन को मैथ्स में क्या कहा जाता है? ऐसी लाइन को मैथ्स के अंदर कहा जाता है कि हमारी टेंजेंट लाइन आ रही है। कोई सर्कल आपके पास है, कोई पैराबोला आपके पास है, कोई भी एक्स वाई जी आपके पास कर्व आ रहा है, अगर उस कर्व को कोई लाइन टच करते हुए जा रही है, अगर कोई भी लाइन हमारे कर्व को टच करते हुए जा रही है, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर नॉर्मल लाइन क्या होती है? बेटा नॉर्मल लाइन दुनिया के अंदर वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से निकलती है और हमेशा टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर होती है। दुनिया के अंदर वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से निकलती है और ये लाइन हमेशा टेंजेंट लाइन के क्या होती है? परपेंडिकुलर। इस लाइन को मैथ्स में क्या कहा जाता है? इस लाइन को मैथ्स में कहा जाता है कि ये नॉर्मल लाइन आ रही है। ये क्या आ रही है? नॉर्मल लाइन। नॉर्मल और टेंजेंट में डिफरेंस क्या है? टेंजेंट लाइन वो लाइन है जो जस्ट आपके स्लोप, आपके कर्व को टच करते हुए जा रही है। नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो मेरे कर्व के सेंटर से निकलती है और ये हमेशा टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। देयर आर टू बेसिक थिंग्स। टेंजेंट लाइन वो लाइन है जो मेरे कर्व को जस्ट टच करते हुए जा रही है। लेट सपोज यहां से टच करते हुए चली जाए, यहां से टच करते हुए चली जाए, कोई भी कहीं से भी टच करते हुए चली जाए। टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन को जो कि मेरे कर्व को जस्ट टच करते हुए जा रही है। वाइल नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपके टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। जब हम डेरिवेटिव्स की बात करती है तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स का। सो भैया डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली बराबर होता है स्लोप के। डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर होता है, बेसिकली बराबर होता है स्लोप के। यानी कि भाई हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर स्लोप को या ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने का डेरिवेटिव के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। यानी कि कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको स्लोप की वैल्यू निकालनी है या फिर ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है, तो उसको उसका डेरिवेटिव के अंदर जो फॉर्मूला होता है किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालने का या ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कॉनिक्स के अंदर भी आता है और ये टॉपिक्स हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर भी आता है। कहीं पे भी आप डिस्कस कर लीजिए, दोनों जगहों के लिए हेल्पफुल रहता है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम बताइए, तो आप टेंजेंट लाइन का स्लोप बताइए एट वन कॉमा जीरो। आपको क्या बताना है? एक टेंजेंट लाइन का स्लोप बताना है वन कॉमा जीरो के ऊपर। यानी कि एग्जामिनर ने आपको एक इक्वेशन दे दी है, ये कर्व की इक्वेशन है। ऑल्दो हम लोग पिक कर सकते हैं, जो बच्चे, अगर कोई बच्चा पुराने बैच का बैठा हो लेकिन पिकेट की ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, बट अगर किसी को नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब कॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसको हम डिस्कस भी कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए बस इतनी बात ध्यान में रखो कि भाई तुम्हें एक इक्वेशन गिवन है और एग्जामिनर कह रहा है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप बताइए एट वन कॉमा जीरो। हमें निकालना क्या है? हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। अब स्लोप कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? अगर मुझे कहीं पे भी दुनिया में क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। सो भाई स्लोप निकालने का तरीकेकार क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि आपको एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, आप उससे से डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो बेटा देखो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? मैंने कल की क्लास के अंदर आपको शॉर्टकट पढ़ाया था इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के ऊपर कि भाई डी वाई बाई डी एक्स यानी कि स्लोप कैसे निकालोगे? सिंपल नेगेटिव का साइन लो, एक दफा पूरी इक्वेशन का आप डेरिवेटिव लोगे एक्स की रिस्पेक्ट से कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। एक दफा आप इस पूरी इक्वेशन का क्या लोगे? डेरिवेटिव कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सिंपल टू एक्स के बराबर। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूं तो अदर वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, तो y का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और वन चूंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव वैसे जीरो होगा।
नीचे डिवीजन के अंदर अब एक दफा पूरी की पूरी इक्वेशन का y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, और वन का डेरिवेटिव अगेन जीरो हो जाएगा क्योंकि वन एक कांस्टेंट आ रहा है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा 2y। तो 2 से 2 कट गया, तो आपके पास dy बाई डी एक्स यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय y। ये एक शॉर्टकट होता है। अगर आप नॉर्मल मेथड पे करना चाहते हो, नॉर्मल मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हो कि भाई आप सिंपल तरीके से x के रिस्पेक्ट से पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो और dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मगर शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट ये होता है कि भाई आपको कभी भी स्लोप कैलकुलेट करना है या dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालने की शॉर्टकट ये होती है कि नेगेटिव का साइन लो, एक दफा जो भी कंप्लीट इक्वेशन है उसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो, एक दफा कंप्लीट इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। फिर डिवीजन में एक दफा y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, नॉर्मल सी बात है। एक दफा पूरी x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे और एक दफा y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे। अदर वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो जो जो कांस्टेंट के साथ फनकारियां हो रही होती हैं वो सारी फनकारियां हम लोग वहां पे परफॉर्म करेंगे। सही है ना भैया, सिंपल सी बात है, ये एक बेसिक सा हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो हम लोगों ने क्या करना है, स्लोप की वैल्यू आ गई, आपको एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे प्लॉट कर दो। आपको पॉइंट क्या गिवन है, 1,0 का, तो x की जगह पे 1 आ जाएगा और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ये इन्फिनिटी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कभी भी दुनिया के अंदर डिवीजन में अगर 0 आ रहा हो तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इन्फिनिटी के। हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास टेंजेंट लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। यानी कि इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन फॉर्म हो रही है उसका स्लोप किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। ये बड़ी बुनियादी बात है। भाई आपके पास दुनिया के अंदर कभी भी कोई भी कर्व की इक्वेशन गिवन है, आपको उसका स्लोप निकालना है टेंजेंट लाइन का, तो कैसे निकालोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूँ क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, आगे आ रहा है प्लस का 4x, आगे आ रहा है माइनस का 2y इक्वल टू 0। एग्जामिनर कहता है टेंजेंट लाइन का स्लोप बताइए एट 2,1 के ऊपर। जरा लॉजिकली बात समझो, आपको कभी भी टेंजेंट लाइन का अगर स्लोप निकालना है या नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना है तो शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले जो भी आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है उससे dy बाई dx बना दो। तो dy बाई dx यानी कि स्लोप फॉर्म करने का फॉर्मूला या शॉर्टकट क्या होता है, नेगेटिव का साइन लोगे। दोबारा समझो जिस बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, नेगेटिव का साइन लोगे, एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लीजिए x के रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। चूंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, y एज अ अदर वेरिएबल जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। तो हमें पता है डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर। प्लस के 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। माइनस के 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो 0 आ जाएगा। अब देखो जब डिवीजन में जाओगे ना तो डिवीजन के अंदर अब आपने y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है और अदर वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब डिवीजन के अंदर आपने y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है और x अदर अदर वेरिएबल आ रहा है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, पॉजिटिव के 4x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस के 2y का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। सही है ना। इस तरीके से आपके पास इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो क्या बन गया, नेगेटिव का नेगेटिव ऊपर आ गया हमारे पास 2x प्लस का 4, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2y माइनस का 2। अब फाइनली आपको जो पॉइंट गिवन है तो जहां पे x आ रहा है वहां पे 2 डाल दीजिए, जहां पे y आ रहा है वहां 1 डाल दीजिए। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 का 2 इट इज, x की जगह पे 2 आ गया, पॉजिटिव का 4। फिर देखो बेटा 2 का 2 इट इज, y की जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस का 2। सिंप्लीफाई करवा लीजिए, 2 2 4, 4 प्लस का 4 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर नेगेटिव का 8। फिर 2 1 2 और 2 माइनस का 2, अच्छा इत्तेफाक की बात है यहाँ पे भी 0 ही बन रहा है, इत्तेफाक की बात है अगेन। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी के बराबर। जो भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, जरूरी नहीं है कि हर दफा इन्फिनिटी है। ये वैल्यू जो क्वेश्चन गिवन था उसके ऊपर ये वैल्यू आ गई, इट्स अ टोटली लक। सही है ना भाई। तो यहाँ पे देखो मेरे पास तो क्या वैल्यू आ गई, मेरे पास जो वैल्यू आ गई मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर आ गई, इन्फिनिटी के। यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। टेंजेंट लाइन का स्लोप किसके बराबर है, इन्फिनिटी के। कल को जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो वहां पे बताऊंगा अगर लाइन का स्लोप इन्फिनिटी हो तो ऐसी कौन सी लाइन होती है, बेटा वाई एक्सिस की लाइन होती है। और अगर लाइन का स्लोप आपके पास 0 के बराबर हो तो ऐसी लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। लिखना चाहते हो कहीं पे लिख लो, दुनिया में किसी भी लाइन का अगर स्लोप इन्फिनिटी के बराबर हो इसका मतलब होता है वर्टिकल लाइन है। दुनिया में कभी भी किसी लाइन का अगर स्लोप 0 हो इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन है। बताओ भाई यहाँ तक की बात क्लियर होती है, समझ में आती है, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई कभी कभार एग्जामिनर आपको
तंग करेगा, एग्जामिनर तंग ऐसे करेगा कि भैया आपके पास जो पॉइंट होगा वो पॉइंट एक से ज्यादा ऑप्शंस में सेटिस्फाई हो रहा होगा। इसीलिए आपने कोशिश क्या करनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपको नॉर्मल मेथड लाजमी तौर पे आता हो, कि नॉर्मल मेथड के ऊपर हम टेंजेंट लाइन की वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले नॉर्मल मेथड सिखाया है। नॉर्मल मेथड बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड क्या कह रहा है, नॉर्मल मेथड कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो भी इक्वेशन आ रही है ना, तुमने उस इक्वेशन से स्लोप निकाल लो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं मेरे बेटे? डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि आप सिंपल तरीके से जाओगे किसके पास, आप सिंपल तरीके से जाओगे, अल्लाह भला करे, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन के ऊपर जाओगे उसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। और स्लोप कैलकुलेट करने की भी मैंने तो आपको ट्रिक सिखाई थी। स्लोप कैलकुलेट करने की ट्रिक क्या है कि भाई सिंपल तरीके से नेगेटिव का साइन लिखो, एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे एक्स के रिस्पेक्ट से कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, फिर डिवीजन में जाके एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे वाई के रिस्पेक्ट से कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। उसके बाद सिंप्लीफाई करो, जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को उठा के डालो, आपका पर्टिकुलरली स्लोप आ जाएगा। जो भी स्लोप की वैल्यू आई आपके पास स्लोप आ गया, सिंपल इज दैट। तो आपको स्लोप ही कैलकुलेट करना है, या अगर इक्वेशन निकालनी होगी फिर इक्वेशन निकालना, फर्दर आगे चल के हम समझ रहे होंगे कैसे करते हैं उसे। अगर बताने का मकसद क्या है कि स्लोप निकालने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं वो डी वाई बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल कैलकुलस कहलाता है। दैट्स द रीजन इसको हम इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे साथ में पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। अब बताओ भाई, यहाँ तक की बात क्लियर होती है? अच्छा भाई, हमारे पास इसके बाद जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक आता है ना, उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का कॉन्सेप्ट। यानी कि देखो होता क्या है, दुनिया के अंदर आपके पास कभी भी अगर डिस्टेंस गिवन है, सही है ना, दुनिया में कभी भी अगर आपको डिस्टेंस गिवन है, एस का मतलब क्या है, आपको कभी भी दुनिया के अंदर कोई भी डिस्टेंस अगर दिया दिया जाए, दुनिया में कभी भी अगर आपको बेटा कोई भी डिस्टेंस दे दिया जाए, और अगर आप उस डिस्टेंस का वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो, अगर आप दुनिया के अंदर कभी भी किसी भी डिस्टेंस का क्या करते हो, वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो ना, तो आपको क्या चीज मिल जाती है, आपको मिल जाती है सिंपल तरीके से वहां पे वेलोसिटी। क्या मिल जाती है बेटा सिंपल तरीके से वहां पे? वेलोसिटी। अगर आप दुनिया के अंदर कभी भी डिस्टेंस का वन टाइम क्या करते हो, डेरिवेटिव लेते हो, तो आपको क्या चीज मिल जाती है वहां पे? वेलोसिटी मिल जाती है। कभी भी आप डिस्टेंस का अगर वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ओके। और अगर कभी भी दुनिया के अंदर आपको वेलोसिटी मिल जाए और आप इस वेलोसिटी का वन टाइम डेरिवेटिव ले लो, तो आपको जो चीज अचीव होती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। सही है ना भाई? मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है? कोई भी डिस्टेंस आपको गिवन हो, आप उसका वन टाइम डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, टू टाइम डेरिवेटिव ले लोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, इसीलिए हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि भैया देखो, अगर मैं डिस्टेंस का वन टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी यानी कि स्पीड। और अगर मैं डिस्टेंस का टू टाइम्स डेरिवेटिव लूंगा, अगर मैं डिस्टेंस का टू टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। सही है भाई, यहाँ तक की बात कोई मसले की बात यहाँ तक जल्दी से बताओ। सर नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे मेरे प्यारे बेटे, नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी तो रिपीट करा था ऊपर। भाई नॉर्मल लाइन अगेन देखो, आपके पास दुनिया के अंदर टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपके कर्व को जस्ट टच करते हुए जा रही है। नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो कर्व के सेंटर से निकलती है और आपके पर्टिकुलरली टेंजेंट पॉइंट से पास होती है, और हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन के, हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? टेंजेंट लाइन के। यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। सही है। नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालने का तरीकेकार क्या होता है? नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालने का तरीकेकार ये होता है कि अगर आपके पास टेंजेंट लाइन का स्लोप आ गया, सही है ना, चूंकि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो भाई स्लोप के अंदर एक कंडीशन होती है परपेंडिकुलर स्लोप्स की, परपेंडिकुलर लाइन की। ये दुनिया में दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। ये बात मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है। क्लियर है भाई? अच्छा, अब देखो बताने का मकसद क्या है, हमारे यहाँ पे जो टॉपिक इन्वॉल्व हो रहा है इसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में होता क्या है कि आप देखो कभी भी अगर डबल डेरिवेटिव लेते हो, अच्छा ये टर्म भी बड़ी फैंसी टर्म है, कि देखो दुनिया के अंदर अगर मैं किसी भी टर्म का एक दफा डेरिवेटिव लेता हूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है वाई, सही है, मैं वाई के फंक्शन का अगर वन टाइम डेरिवेटिव लेता हूँ तो सिंपल क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। अगर मैं इसका एक और दफा डेरिवेटिव लूंगा तो देखो क्या बनेगा, अगर मैं इसका एक और दफा डेरिवेटिव लूंगा तो ये डेरिवेटिव का सिंबल होता है, पहले से क्या था? पहले से ये था डी वाई बाई डी एक्स, पहले से क्या था? डी वाई बाई डी एक्स। तो अक्सर बच्चों को बेसिक बात भी नहीं पता होती कि भाई जब डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव लिया जाता है तो डी डी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर, स्क्वायर डी पे आएगा, और नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई का वाई। ये डबल डेरिवेटिव की फॉर्म होती है। अगर मैं इसका एक और दफा डेरिवेटिव ले लूं, ट्रिपल डेरिवेटिव ले लूं, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास डी क्यूब ऊपर और नीचे आ जाएगा डी एक्स क्यूब इंटू वाई।
अब आप सोच रहे होंगे सर आप ये इतनी बेसिक बात क्यों बता रहे हैं। बेटा बहुत दफा पेपर के अंदर जो है ना ये आपके पास ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर बताओ यहाँ पे, या हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे डेरिवेटिव की। अक्सर लोगों को ये बेसिक बातें भी नहीं पता होती। तो भाई अगर कभी भी आपके पास इस तरह की फॉर्म दी जाए, लेट सपोज एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास इस तरह का फंक्शन गिवन है dy बाई डी एक्स, और इस पे आ रहा है कंप्लीट स्क्वायर, या फिर आपके पास इस तरह का फंक्शन गिवन है, इस पे आ रहा है, सही है ना। एग्जामिनर पूछेगा यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कौन सा है या हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, अक्सर बच्चे इसको हाईएस्ट डेरिवेटिव कह देते हैं। या फिर आपके पास लेट सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से कि डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 4 आ रही है, और एक तरफ आ रहा है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अक्सर वो पेशतर एग्जामिनर क्या कहता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव बताओ, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस है पूरी पूरी भाई। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अक्सर बच्चे जो है ना इस पे टेक करके आ जाते हैं, सर ये हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर हुआ है, पावर 4 आ रही है। अबे अल्लाह के बंदे, ये पावर 4 जो है ना कंप्लीट टर्म पे आ रही है, जो भी डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है उसकी पावर 4 है। आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कौन सा है, डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव, ये जो 2 टाइम्स आपका डेरिवेटिव हुआ हुआ, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है। यहाँ पे कंप्लीट टर्म पे होल पावर आ रही है। कंप्लीट टर्म पे होल पावर का मतलब है कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर है उसकी पावर आ रही है 4 के बराबर। यहाँ पे डेरिवेटिव थोड़ी सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब कि यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव हुआ हुआ है। डबल डेरिवेटिव इज दी हाईएस्ट पावर, ये बुनियादी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि देखो अगर एक नॉर्मल फंक्शन है, इसका अगर आप एक दफा डेरिवेटिव लेते हो तो एफ प्राइम एक्स बन जाता है। अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव लेते हो, एफ डबल प्राइम एक्स होता है। अगर इसका आप ट्रिपल दफा 3 दफा डेरिवेटिव लेते हो ओरिजिनल फंक्शन का, इसको एफ ट्रिपल प्राइम एक्स कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई एक फंक्शन है साइन एक्स के बराबर, मैं आपसे कहता हूं इसका 4 दफा डेरिवेटिव लेके बताओ, तो खुद देखो आप इसका जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लोगे तो एफ प्राइम एक्स कहलाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, साइन एक्स का 1 टाइम डेरिवेटिव, ये बन जाएगा कॉस एक्स के बराबर। फिर अगर मैं इसका एक और दफा डेरिवेटिव लेता हूँ ओरिजिनल फंक्शन का, तो ये बन जाएगा एफ डबल प्राइम एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव के साइन एक्स के बराबर। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव के साइन एक्स के बराबर, सही है। इसका अगर मैं एक और दफा डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास एफ ट्रिपल प्राइम एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स के बराबर, नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज। फिर इसका करूंगा चौथी दफा डेरिवेटिव, तो चौथी दफा डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव का साइन। ये हमारे पास सिंपल सा आंसर होता है, ये हमारे पास सिंपल सी लॉजिक होती है। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, दैट्स द वेरी 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 बेसिक थिंग, दैट्स द लॉजिक हियर। अच्छा भाई, ये हमारे पास लॉजिक होती है। देखो मैंने अभी डिग्री वगैरह वाली बात कोई पढ़ाई नहीं है, उसको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ एक ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट दिया भाई, मैंने अभी डिग्री आपको नहीं बताई डिग्री क्या होती है, ना मैंने ऐसी कोई बात करी। मैंने आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की खाली अभी बेस बनाई है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर पावर क्या होती है, आपके डबल डेरिवेटिव क्या होते हैं और क्या नहीं होता, मैंने भी वो वाली बात आपको बताई नहीं है, सही है। अच्छा, सर अगर पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं। मेरा बच्चा जब कॉनिक्स को हम पढ़ेंगे ना वहां पे सीखेंगे। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी कि अभी हम कॉनिक्स नहीं पढ़ रहे, वी आर नॉट डिस्कसिंग द कॉनिक्स, हम कॉनिक्स पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर देखेंगे। आपके पास बेटा इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, उसका इस्तेमाल करोगे, जब पॉइंट भी गिवन है स्लोप भी गिवन है, उसके ऊपर हमारे पास हमेशा क्या चीज आ जाती है, इक्वेशन की वैल्यू आ रही होती है। खैर, अच्छा भाई, हम डिस्कस क्या करना चाह रहे थे, हम डिस्टेंस को डिस्कस करना चाह रहे थे। देखो डिस्टेंस को पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको कितनी सारी अलग अलग से बातें बता दी। हमारे पास लेट सपोज एक डिस्टेंस गिवन है, हमारे पास एक डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है आपके पास 4t² प्लस का टी। एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि भाई इफ अ बस इज ट्रेवलिंग विद इफ अ बस इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4t² प्लस टी, find the velocity if it comes to rest after 4 सेकेंड। find the velocity if it comes to rest after 4 सेकेंड। यानी कि भाई आपको टाइम दे दिया 4 सेकंड का और कह रहा है वेलोसिटी की वैल्यू बताइए। एग्जामिनर क्या कह रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू बताइए। वेलोसिटी की वैल्यू क्या करनी है, आपने फॉर्म करनी है, बतानी है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो भैया डिस्टेंस का 1 टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए। तो डिस्टेंस का अगर मैं 1 टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, 4t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, जो बन जाएगा 4 इंटू 2, 4 2 8 टी के बराबर, और प्लस के टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। अब लास्ट के अंदर आप टाइम की वैल्यू डालोगे। अब जहां जहां टी आ रहा है वहां पे 4 डाल दीजिए, तो क्या बन गया, ये बन गया 4 इंटू 8, 4 8 32, 32 प्लस का 1 33। यानी कि कितने आपके पास पर्टिकुलरली डिस्टेंस की, आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, मेरे पास फाइनली वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 33 के बराबर। 33 यूनिट्स, जो भी इसका पर्टिकुलरली यूनिट है उसके बराबर आ गई, किसके बराबर आ गई, 33 यूनिट्स के बराबर आ गई। सही है ना भाई, किसके बराबर आ गई, 33 यूनिट्स के बराबर, ये आपका वेलोसिटी आ गया, जो भी आपसे मांगा जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता इसी क्वेश्चन के ऊपर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है,
तो देखो वन टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, वन टाइम डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी के बराबर। अगर मैं इसका एक और दफा डेरिवेटिव ले लूं तो क्या बन जाएगा, 8t का डेरिवेटिव हो जाएगा 8 के बराबर, प्लस के 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 के बराबर। तो एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 8 यूनिट्स के बराबर। मैथ्स के अंदर आप प्रॉपर्ली यूनिट नहीं लिखते, मैथ्स में आप डायरेक्टली कह देते हो यूनिट्स। तो इसकी एक्सलरेशन किसके बराबर है, 8 यूनिट्स के बराबर। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग यार, ये बहुत पेपर्स के अंदर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आती है, तो आपको याद होनी चाहिए कि आपने कैसे सॉल्व करनी है, लॉजिक क्या है। तो भाई देखो, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास डिस्टेंस गिवन है, आपको वेलोसिटी निकालनी है या पर्टिकुलरली एक्सेलरेशन निकालना है। डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करना चाह रहा है आपको। भाई जैसे भी कंफ्यूज करना चाह रहा हो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक तरीन कॉन्सेप्ट आप सिंपल तरीके से आप अपनी बात को अंजाम दोगे, आप अपनी बात को सिंप्लीफाई करोगे, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। इस तरीके से हमारा क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सही है बेटा, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं है, इसमें कोई परेशान होने की कतई तौर पे जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, बड़े एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है पास पेपर्स का, और एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास डिस्टेंस बराबर है किसके, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू लॉग हैविंग अ बेस टी और फंक्शन आ रहा है टी का। सही है ना। आगे कहता है वेयर एस इज बीइंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एट अ टाइम टी। बेकार बात लिखी हुई है, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, फाइंड द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की ट्राई करो। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास डिस्टेंस मौजूद है, डिस्टेंस मौजूद है किसके बराबर, डिस्टेंस मौजूद है लॉग हैविंग अ बेस 10, फंक्शन आ रहा है टी का। तो ये डिस्टेंस है, कवर्ड कर रही है बॉडी, तो आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर 2 सेकंड्स की। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ किसके बराबर होगा, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, ये किसके बराबर होगा, शाबाश जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर किसके बराबर होगा। देखो भाई, आपके पास सिंपल तरीके से डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है, ये आपके पास डिस्टेंस गिवन है। बेटे डिस्टेंस का जो वन टाइम डेरिवेटिव होता है ना, अगर आप डिस्टेंस का वन टाइम डेरिवेटिव लो, ये बराबर होता है किसके, वेलोसिटी के। और यानी कि ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब अगर आप वेलोसिटी का वन टाइम डेरिवेटिव लो तो ये बराबर होता है किसके, एक्सेलरेशन की। तो हमने ये जो वैल्यू आई थी इसका वन टाइम डेरिवेटिव लिया, तो किसके बराबर आ गया, एक्सेलरेशन के। सही है। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, अगर अगर x की वैल्यू बराबर है लॉग हैविंग अ बेस 10, फंक्शन आ रहा है t का, आपको वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 2 सेकंड्स की, तो कैसे निकालोगे। भाई सिंपल तरीके से सबसे पहले तो आप इसका डेरिवेटिव देने के ऊपर जाओ। तो बेटा डिस्टेंस का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा ds/dt, किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर, यहाँ पे भी डेरिवेटिव का सिंबल आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, डेरिवेटिव का सिंबल आएगा। किसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, अ लॉग हैविंग अ बेस 10, और फंक्शन क्या आ रहा है, मेरा फंक्शन यहाँ पे t आ रहा है। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे। वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन द लास्ट क्लास के डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता, डेरिवेटिव लॉगरिथम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे पहले एलएन पे कन्वर्ट करूंगा। तो बेटा इसे एलएन पे कैसे कन्वर्ट करोगे, कि आप इसको ब्रेक डाउन करवाओगे, ऊपर वाला फंक्शन अलग एलएन के साथ लिखा जाएगा, नीचे वाली जो बेस आ रही है वो अलग एलएन के साथ लिखी जाएगी। कभी भी लॉगरिथम को अगर एलएन में कन्वर्ट करना होता है तो तरीकेकार क्या होता है, ऊपर वाला फंक्शन आप अलग एलएन के साथ लिखते हो, नीचे वाली बेस को अलग एलएन के साथ लिखते हो। और अब मैं फाइनली यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दूंगा। तो बेटा देखो ये ln 10 जो आ रहा है ये कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा, ये जो ln 10 आ रहा है ये कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा। और सिंपल तरीके से हम लोग डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे फंक्शन के ऊपर, ln t के ऊपर। अब इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए। अच्छा, टी के रिस्पेक्ट से चूंकि मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/ln 10 का tan it is। और ln t का डेरिवेटिव क्या होगा, ln t का डेरिवेटिव होगा, ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला 1/फंक्शन, और फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे आगे जाके। फंक्शन का जब डेरिवेटिव लोगे तो टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 1/t इंटू ln 10, 1/t इंटू ln 10 के बराबर। 1/t को मैंने पहले लिख दिया, ln 10 का ln 10। एग्जामिनर कह रहा था कि भाई तुम्हारा जो भी आंसर है वेलोसिटी का, तुम्हें उसमें टाइम की वैल्यू क्या डालनी है, 2 डालनी है। तो जहां जहां टी आ रहा है वहां पे टी की जगह पे क्या डाल दूंगा, टी की जगह पे 2 डाल दूंगा। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू ln 10 इक्वल टू के बाद वेलोसिटी का वेलोसिटी। अब देखो ये आपका एक आंसर हो सकता है, ये आंसर हो, ऑप्शंस में डिपेंड कर रहा है, अगर ऑप्शंस के अंदर ये आंसर गिवन है तो ये आपका आंसर होगा। अदरवाइज अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो एलन की। याद करो एलन की प्रॉपर्टी आपने बचपन में पढ़ी होगी। एलन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दुनिया में कभी भी किसी भी टर्म्स के ऊपर अगर पावर आ रही है, उससे पहले अगर एलन आ जाए, अगर दुनिया में किसी भी टर्म पे एलन अप्लाई हो रहा है और उस पर कोई पावर आ रही है, तो हम पावर को पहले लिख देते हैं और एलन सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो उल्टा काम हो रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको कांस्टेंट पहले मौजूद है, एलन एक टर्म पे अप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को डाल के एज अ पावर शिफ्ट कर दूंगा।
तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/ln 10 का स्क्वायर। और ln 10 का स्क्वायर यानी कि v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/ln 100 के बराबर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 के बराबर। तो सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है, एक दफा गो थ्रू करो, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, एक दफा गो थ्रू करो, फिर लेट। देखो भाई, हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशंस के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कभी भी दुनिया के अंदर एग्जामिनर आपसे कह दे ना कि आपको अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कोई और निकालनी है, या फिर एग्जामिनर अगर आपसे ये कह दे कि भाई आपको चेंज निकालना है, ये क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के अंदर बेतहाशा आते हैं। आप अक्सर देखोगे चेंज इन वाई की बात की जाएगी, चेंज इन एक्स की बात की जाएगी, और काफी सारे बच्चे इसको पिक नहीं कर पाते। हमेशा याद रखिएगा, मेरे पास कोई भी दुनिया के अंदर क्वांटिटी हो, हम कहते हैं लेट सपोज y और x की क्वांटिटी है, तो भाई y और x के लिए हम चेंज का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, हम कहते हैं चेंज डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास यूनिवर्सल फॉर्मूला, कि कभी भी अगर आपके पास दो क्वांटिटीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं और मुझे इनके दरमियान में अप्रोक्सीमेशन डिजाइन करनी है, तो अप्रोक्सीमेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x, डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x is equal to change in y with respect to change in x is equal to change in y with respect to change in x। इट्स अ वेरी बेसिक फॉर्मूला, बहुत पेपर्स के अंदर आपको देखेगा पूछते हुए, और एग्जामिनर आपसे चालाकियां भी करेगा इसके ऊपर बहुत सारी। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे जो है ना बात का आगाज बड़े सिंपल अंदाज में करूंगा, इतना इतना आपको परेशान नहीं करता। मैं कहता हूं कि यार क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, y की वैल्यू एग्जामिनर देता है किसके बराबर, y बराबर है 2x-3 के। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास चेंज इन x बराबर है किसके, 0.2 के। मासूमियत के साथ कहेगा चेंज इन y बता दो क्या होगा। अब काफी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं इसके अंदर, अरे भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, याद रखो, कभी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान में अगर आपको चेंज कैलकुलेट करना है, तो भाई इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है, फॉर्मूला सिंपल सा होता है। ये फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑन y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, दैट्स द फॉर्मूला। अब देखो भाई, आपको y की इक्वेशन गिवन है, इसका डेरिवेटिव ले लो, आपको y की इक्वेशन गिवन है, इससे इसका डेरिवेटिव ले लो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। यानी कि अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूंगा तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। माइनस के 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यानी कि इस इक्वेशन से मेरे पास dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 2 के बराबर। इस इक्वेशन से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 2 के बराबर आ गई। तो भाई अगर मुझे अब सॉल्व करना है, तो बेटा देखो dy बाई dx इसके बराबर है, 2 के बराबर है। आपके पास अप्रोक्सीमेशन का सिंबल, चेंज इन y का चेंज इन y एज इट इज, चेंज इन x की वैल्यू किसके बराबर है, 0.2 के बराबर है। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास चेंज इन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 के बराबर। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है भाई, किसके बराबर होगा, 0.4 के बराबर। किसके बराबर होगा, 0.4 के बराबर। किसके बराबर होगा, 0.4 के बराबर। सिंपल सी बात है भैया, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर। कि देखो भाई, कभी भी दुनिया के अंदर, कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपको क्या कैलकुलेट करना हो, अगर आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन वाई रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, उसको सॉल्व करने के क्या तरीकेकार होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या मेथड होता है, आपको ये मेथड्स आने चाहिए। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स। कि भाई आपको ये लाजिम तौर पे चीजें मालूम होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, लाजमी तौर पे चीजें मालूम होनी चाहिए, कैसे चेंज इन वाई निकालना है, चेंज इन एक्स निकालना है, सो ऑन। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इससे एक एडवांस क्वेश्चन देता हूँ। मैं क्या करता हूँ बेटा, आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। लेट सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा गौर से बात समझिएगा, और आपने मुझे इसका आंसर बताना है। मैं कहता हूं y की वैल्यू कहीं पे लिखी हुई है 2x² प्लस का 1। एग्जामिनर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन y, और आपको x के बारे में कह रहा है कि भाई x की इनिशियल वैल्यू क्या थी, x चेंज इन x वाज, चेंज इन x वाज, चेंज इन x वाज 1 to 1.1। यानी कि भाई x की इनिशियल वैल्यू 1 है, और वो चेंज होने के बाद आपकी जो न्यू वैल्यू है x की 1.1 की आ रही है। तो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, एग्जामिनर कह रहे हैं चेंज इन y की वैल्यू बताइए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको जो इक्वेशन गिवन है वहां से आप dy बाई dx निकाल लोगे, सही है। चेंज इन x इस क्वेश्चन में कहीं पे छुपा हुआ है, उसको इस्तेमाल करो, फिर सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा चेंज इन y का। जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है, शाबाश जल्दी से। अच्छा बेटा,
अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि भाई ही इज आस्किंग कि आपके पास जो है ना y की इक्वेशन गिवन थी 2x स्क्वायर प्लस का 1। आगे कहता है कि भाई क्या बताइए, आप बताइए चेंज इन y। आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू नीड टू कैलकुलेट चेंज इन y, ओके नो प्रॉब्लम। और आपको गिवन क्या है, आपको चेंज इन x के बारे में बताया हुआ है कि भाई x की इनिशियल वैल्यू क्या थी 1 और उसकी फाइनल वैल्यू क्या है आपके पास 1.1 के बराबर। हमें पता है कि भैया हमारे पास चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बराबर होता है हमेशा डी वाई बाई डी एक्स के। तो भैया देखो आपके पास जो इक्वेशन गिवन है y की, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हो पूरा का पूरा। तो भैया अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा x के रिस्पेक्ट से तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 4x के बराबर, और प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 के बराबर। प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 के बराबर। अब देखो चेंज इन y का चेंज इन y। अच्छा सबसे पहले तो चेंज इन x भी निकाल लो। भाई x की इनिशियल वैल्यू गिवन है, फाइनल वैल्यू गिवन है। चेंज इन x की वैल्यू क्या होगी, 1.1 में से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0.1 बचेगा। अगर मैं फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करूंगा तो मेरे पास चेंज इन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 के बराबर। तो यहाँ पे चेंज इन x की जगह पे आ जाएगा 0.1। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है 4x के बराबर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है 4x के बराबर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है 4x के बराबर, इसके बराबर आई है 4x के बराबर। अब देखो 0.1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया चेंज इन y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4x का 4x इंटू 0.1 का 0.1। अब देखो x की जगह पे क्या रखोगे, जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू होती है ना x की, जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, ये आपकी x की इनिशियल वैल्यू थी। तो x की जगह पे आप इसी को प्लॉट करोगे, x की जगह पे आप क्या करोगे इसी को प्लॉट करोगे। तो भाई 4 को सिंपल 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4 के बराबर। 4 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4 के बराबर। सिंपल इज दैट, ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या था फाइनल आंसर था। इस तरीके से क्वेश्चन क्या होना था हमारा, सिंप्लीफाई होना था, सॉल्व होना था। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है, प्लीज लेट मी नो व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या चिंता की बात है या क्या मसले की बात है, जल्दी से मुझे बताओ, सही है। जल्दी से मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम की बात है। क्लियर है यहाँ तक की बात, बात पल्ले पड़ती है, समझ में आती है, कोई मुश्किल इसके अंदर। सर 0.4 आ रहा है, सही आ रहा है मेरे प्यारे बेटे। सही है, क्लियर है। बिल्कुल मेरा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर आपने एक्स नहीं लिखा था बेटा, क्यों नहीं लिखा था एक्स हमने, आप इसका लिखो, ये एक्स लिख तो रहा है आपको, कोई इशू थोड़ी है इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक की बात, जल्दी से बता दो क्लियर है यहाँ तक की बात। कोई मसला है इसके अंदर, कोई चिंता की बात, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज इसके अंदर, ताकि फिर हम आगे मूव करें। या डिफरेंशियल कैलकुलस इज अ सब टॉपिक ऑफ द डेरिवेटिव ना, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है भाई। भाई डिफरेंशियल कैलकुलस सब टॉपिक होता है, सब टॉपिक होता है डेरिवेटिव का मेरे प्यारे बेटे, ये सब टॉपिक है डेरिवेटिव्स का, सही है। क्लियर है बच्चा। सर वाई एक्स इज 1 नॉट 2। मेरा बेटा आप एक्स की वैल्यू 2 क्यों रखोगे, देखो जो इनिशियल वैल्यू होती है ना हमेशा वो डाली जाती है। ये दुनिया का और फिजिक्स का असूल है, या मैथ्स का भी असूल है कि भाई अगर कहीं पे भी आपको एक्स की वैल्यू डालनी है और एक्स की दो वैल्यूज गिवन है तो आप इनिशियल वैल्यू जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू थी उसको डाल के सॉल्व करोगे ना, क्योंकि एक वैल्यू आपकी इनिशियली थी, एक वैल्यू आपकी फाइनल थी। तो इनिशियल और फाइनल का पर्पस ये था कि आपको चेंज इन एक्स देना था। चेंज इन एक्स आपने निकाल लिया, वो डिफरेंट चीज हो गई। अब अगर आपको कहीं पे सिंपल एक्स की वैल्यू यूज करनी है तो सिंपल एक्स की जो वैल्यू आप रखोगे वो अपनी नॉर्मल वाली वैल्यू रखते हो जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी। जब उसमें चेंज नहीं आया था हम उसको रख रहे होंगे, उसको हमेशा हम लोग रखते हैं हर जगह के ऊपर, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, व्हाट आई वांट टू टेल, एक चीज और मुझे आपको कवर करवानी है, गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, एक चीज जो मुझे आपको और कवर करवानी है, अपने पास जल्दी से एक एक क्वेश्चन देखो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कहीं पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके अंदर अगर आपको चेंज की इक्वेशन बनानी होगी तो चेंज की इक्वेशन इसके अंदर कैसे फॉर्म होगी, जस्ट टेल मी वन थिंग। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे क्या कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है और इस इक्वेशन के अंदर मुझे क्या बनानी है, चेंज की इक्वेशन करवानी है। अगर मैं आपसे कहता हूं
अगर मुझे यहाँ पे क्या करनी है, चेंज की इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनाओगे? देखो, ये जो हमारे पास y और x का फॉर्मेट होता है ना, ये आपके पास जो y का और x का फॉर्मेट होता है, y और x का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी जो भी इक्वेशन है उसके अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। तो अगर देखो मेरे पास क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, अगर मैं आपसे कहता हूँ क्यूब की इक्वेशन के अंदर आपको क्या ड्राइव करना है, आपको चेंज वाली इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो यहाँ पे देखो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज कौन सी होंगी, एक वॉल्यूम खुद होगा और एक रेडियस होगा। क्योंकि यही दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसके ऊपर पूरा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। या तो वॉल्यूम इटसेल्फ होगा या फिर रेडियस होगा। बाकी 4 हो गया, 3 हो गया, पाई हो गया, ये सारे के सारे क्या कांस्टेंट है। अगर मुझे चेंज की वैल्यू इसके फॉर्मेट में बनानी है तो कैसे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा चेंज डी वी अपॉन डी आर। डी वी अपॉन डी आर यानी कि वॉल्यूम डेरिवेटिव ऑन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। यानी कि देखो, अगर मुझे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से अपनी चेंज की इक्वेशन बनानी है तो वो इस पैटर्न पे बनेगी। नॉर्मल सी बात है ना, इसमें कोई मसले की बात तो नहीं है भाई। मैंने क्या कहा दोबारा समझ लो। मैंने आपसे कहा कि देखो, जो क्यूब का वॉल्यूम होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज कौन सी दो होती हैं, एक तो वॉल्यूम इटसेल्फ खुद होता है और एक रेडियस होता है। तो अगर मुझे चेंज की इक्वेशन इसकी फॉर्मेट में डिजाइन करनी है तो कैसे बनाऊंगा कि भाई चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आर is approximately equal to derivative on v with respect to derivative on r। ये सबसे बुनियादी चीज है भाई, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको अगर क्या करना है, आपको कभी भी सिंपल तरीके से दुनिया के अंदर कहीं पे भी, दुनिया के अंदर अगर कहीं पे भी आपको क्या बनाना है, कोई भी इक्वेशन गिवन है, टाइम पीरियड की गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, किसके बराबर होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू टू पाई का टू पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी। ऐसा ही है ना भाई? ये फॉर्मूला आपके पास। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट के अंदर एल अपॉन जी। इसकी अगर इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाओगे? भाई पेपर में कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। हैं भाई, बताओ भाई कैसे बनाओगे इसके अंदर, कैसे बनाओगे? वेरी गुड। टी और एल के दरमियान का रिलेशन बनेगा, किसमें बनेगा? टी और एल के दरमियान का रिलेशन बनेगा। वेरी गुड। किसके दरमियान बनेगा? टी और एल के दरमियान का रिलेशन बनेगा। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा जहन में रखना है। कि इसके अंदर अगर आप फॉर्मूला डिजाइनिंग के ऊपर जाओगे तो किसके ऊपर फॉर्मूला बनेगा, किन दो क्वांटिटीज के दरमियान मेरा फॉर्मूला बन रहा होगा? टी और एल के दरमियान में, टाइम के और एल के दरमियान में फॉर्मूला बनेगा। जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती है हमेशा उनके ऊपर ये फॉर्मूला बनता है। हमेशा उसके ऊपर भी आपका चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स का फॉर्मूला हमेशा उसके ऊपर ड्राइव किया जाता है, उसके ऊपर फॉर्म किया जाता है। ये बुनियादी चीज है भाई, खुदारा ये आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। पेपर में इसके कई दफा क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे बेचारे हवलक होकर सोच रहे होते हैं सर ये भी हमने कभी पढ़ा था जिंदगी में, हमने ये भला कब पढ़ा था। तो भाई ये चीजें बड़ी बुनियादी होती हैं, आ जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। सही है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए आपके? थोड़े बुनियादी से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग एक और चीज यहाँ पे जल्दी से देख लें, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड, ये क्या होता है? अगर हम लोग एक और बुनियादी कॉन्सेप्ट यहाँ पे साथ साथ देखें कि भाई देखो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर एक कॉन्सेप्ट और अगर हम देखें, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैं कहता हूं कि भाई कहीं पे लिखा हुआ आ जाए y इज इक्वल टू ई की पावर x। सही है ना? अगर मैं आपसे कहता हूं कहीं पे क्या गिवन है, नेचुरल एक्सपोनेंट गिवन है। अब सिंपल नेचुरल एक्सपोनेंट का आप दुनिया में डेरिवेटिव लेते जाओ, ये डेरिवेटिव कभी खत्म ही नहीं होगा। भाई इसका कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव क्या होगा? इन्फिनिटी होता है। क्योंकि देखो, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर एक्स। फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लोगे क्या बनेगा? ई की पावर एक्स। फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लोगे क्या बनेगा? ई की पावर एक्स। फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लोगे क्या बनेगा? ई की पावर एक्स। फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लोगे क्या बनेगा? ई की पावर एक्स। तो ये चलता जाएगा कहां तक? इन्फिनिटी तक। अगर एक सिंपल नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है तो इसका इन्फिनिटी तक डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो के बराबर। अच्छा सही है। हमेशा याद रखिएगा, सिंपल नेचुरल एक्सपोनेंट का या कोई भी नेचुरल एक्सपोनेंट आ जाए, इसका आप जब डेरिवेटिव लेते हो, यानी कि एक दफा डेरिवेटिव लो एफ प्राइम, फिर एफ डबल प्राइम, फिर एफ ट्रिपल प्राइम, वो चलता जाएगा आपके इन्फिनिटी तक, वो कभी खत्म ही नहीं होता। सही है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कहीं पे आ जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर कहीं पे आ जाए y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो, दुनिया के अंदर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा हो, दुनिया के अंदर कोई भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो, तो इनका कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव भी क्या होता है? हमेशा इन्फिनिटी होता है। कैसे? साइन एक्स का कॉस, कॉस का साइन, फिर साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस। तो भाई कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, अगर आप उसका कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? अल्टीमेटली वो आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर ही जाएगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी लॉगरिथम पे भी फॉलो होती है। कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए,
उसका भी कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव इन्फिनिटी तक ही आता रहेगा। यानी कि कोई भी लॉग का फंक्शन आ जाए उसका आप एक दफा डेरिवेटिव लोगे, फिर लोगे, फिर लोगे, फिर लोगे, फिर लोगे और लेते जाओगे आप। तो लॉगरिथम के अंदर भी यही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होती है। तो ये बुनियादी चीज है यार, आपको मालूम होनी चाहिए कि आप कंसेक्यूटिव अगर डेरिवेटिव ले रहे हो तो हो क्या रहा होता है। अच्छा, इसके ऊपर देखो क्वेश्चन क्या है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं पेपर में क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई y 7 प्राइम बताइए। क्या बताइए, y की वैल्यू पावर में 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, इसका 7 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव बताइए। इसका क्या बताइए, 7 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव। क्या निकालना है बेटा, इसके अंदर 7 दफा डेरिवेटिव निकालना है आपको ई की पावर 2x का। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, क्या लॉजिक बनती है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन आ रहा है वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x, तो इसका 7 टाइम्स डेरिवेटिव क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, मैं आपको उसकी शॉर्टकट भी सिखा दूंगा। मगर अक्सर बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे गलती, कैसे कि भाई देखो कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंट के ऊपर कोई भी पावर आ रही हो ना, अगर एग्जामिनर कह रहे हैं 7 टाइम्स डेरिवेटिव बताना है तो वो एक बच्चा तो होगा वैसे करके सॉल्व करेगा। पहले ई की पावर 2x आएगा सर फर्स्ट डेरिवेटिव में, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, ये पहला डेरिवेटिव हो गया। फिर दूसरा डेरिवेटिव लेने पे जाऊंगा सर, अब देखें सर 2 का 2 एज इट इज पहले वाला, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये दूसरा डेरिवेटिव हो गया। फिर तीसरा डेरिवेटिव पे जाएगा, 2 2 4 बन जाएगा। अब ये बोलेगा सर ई की पावर 2x का अगेन डेरिवेटिव ई की पावर 2x और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। चौथा डेरिवेटिव निकाला जाएगा, 4 2 8 बन गया। और ई की पावर 2x का डेरिवेटिव अगेन ई की पावर 2x इंटू 2 के बराबर, ये चौथा डेरिवेटिव हो गया। अब बच्चा पांचवा डेरिवेटिव निकालने के लिए जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 2 16 और ये बन जाएगा ई की पावर में 2x इंटू 2x का 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 के बराबर। फिर बच्चा छठा डेरिवेटिव निकालने के लिए जाएगा, 16 इंटू 2 32 के बराबर आ जाएगा। और अगेन ई की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। फिर बच्चा सातवां डेरिवेटिव निकालने के लिए जाएगा तो ये 64 आ जाएगा। और ई की पावर 2x का डेरिवेटिव अगेन ई की पावर 2x इंटू 2 के बराबर। बताने का मकसद क्या है कि भाई ये इतना लंबा काम आपको करना पड़ेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंट का अगर क्वेश्चन आ जाए, कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंट का अगर क्वेश्चन आ जाए और आपको दुनिया में क्या अप्लाई करना है, आपको दुनिया के अंदर अप्लाई करना है इसका मल्टीपल डेरिवेटिव्स अप्लाई करने हैं। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है कि बेटा देखो अगर मुझे y की पावर 7 निकालनी है ना, तो ऊपर जो भी कांस्टेंट आ रहा है पावर में फंक्शन के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट के, उसको मैं एवरीडे लिखूं, उसकी पावर में जितनी दफा डेरिवेटिव लेना है उसको लिखूं और एक दफा अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर दूं, ये इसका डायरेक्टली आंसर होगा। आप खुद चेक कर लो, 2 की पावर 7 किसके बराबर होता है। अगर आप खुद देखो भाई 2 की पावर 7 भी क्या बनेगा आपके पास, आप 2 की पावर 7 निकालोगे वो भी 128 बनेगा। और 64 इंटू 2 भी क्या होता है 128 होता है इंटू ई की पावर 2 है। तो देखो इतना लंबा काम करके सॉल्व करोगे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट समझ लो आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कहीं पे क्वेश्चन आ रहा है, लेट सपोज y इज इक्वल टू ई की पावर में 3x। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया क्या निकाल कर बताओ, तुम निकाल कर बताओ इसका तुम 4 दफा डेरिवेटिव लेके बताओ। y की पावर 4 का मतलब क्या, तुम्हें 4 दफा इसका डेरिवेटिव लेना है। यानी कि 4 प्राइम गिवन है, 4 प्राइम गिवन है। कैसे सॉल्व करोगे, भाई देखो जो भी नंबर गिवन है ना पावर में, जो भी नंबर आपके पावर में आ रहा है उसको ऑलरेडी लिखो, पावर के अंदर जितनी दफा डेरिवेटिव लेना है उसको लिख दो और सिंपल एक दफा अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर दो। ये नेचुरल एक्सपोनेंट की ट्रिक होती है। ये क्या होती है, नेचुरल एक्सपोनेंट की शॉर्टकट होती है, सिंपल इज दैट। सिंपल तरीके से क्या होती है, नेचुरल एक्सपोनेंट की शॉर्टकट होती है। कोई मुश्किल बात थोड़ी है इसके अंदर, क्या मुश्किल बात है यार। नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है इसको, नर्सरी क्लास का, यकीन मानो। हंसते खेलते सॉल्व कर लेता है नर्सरी क्लास का बच्चा, वो बोलता है यार बच्चों वाली चीज है सर ये तो। इसी तरीके से मेरे पास एक क्वेश्चन और भी है और वो है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। एग्जामिनर कह रहा था डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस के y की वैल्यू बताइए। इसका आंसर भी जल्दी से बताओ क्या होगा। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। अब देखो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई y की वैल्यू बराबर है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के। और आगे एग्जामिनर कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का y कैलकुलेट करना है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है, खुदारा बात को पहले पल्ले से बांधो। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, उनकी लॉजिक क्या होती है, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। भाई कोई ना कोई चीज तो होगी ना हमारे पास दुनिया के अंदर। अब देखो आप सबसे पहले इसका सिंगल टाइम डेरिवेटिव लो। अगर मैं इसका सिंगल टाइम डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा नेगेटिव का साइन एक्स। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर।
अगर मैं इसका एक और दफा डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई, और नीचे आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर। अब देखो नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव का कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का साइन एक्स। यानी कि डी स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव कॉस एक्स नेगेटिव साइन एक्स के बराबर। एग्जामिनर कह रहा था जो भी वैल्यू आए ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, उसको ऐड करवा दीजिए वाई के साथ भी। अब वाई किसके बराबर था, वाई आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था तो मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, प्लस का वाई। वाई किसके बराबर था, पॉजिटिव के कॉस एक्स के, पॉजिटिव के साइन एक्स के। तो नेगेटिव कॉस से पॉजिटिव कॉस कट गया, नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन कट गया। ओवरऑल आपका आंसर क्या आता है इस क्वेश्चन का, जीरो के बराबर। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पास क्या आते हैं, बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन भी क्या होते हैं हमारे पास पेपर्स के अंदर पूछे जा रहे होते हैं। बताओ भाई क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। प्लीज लेट मी नो व्हाट्स द डिफरेंस हियर, व्हाट्स द डिफरेंस हियर, लेट मी नो, लेट मी नो क्या डिफरेंस है इसके अंदर, क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सर नेगेटिव वाला कैसे आया, बेटा आप खुद से थोड़ा सा मेहनत करो ना बेटा, थोड़ी सी मेहनत तो आप भी करो, डेरिवेटिव लेके चेक करो। आपके पास कंप्लीट इक्वेशन गिवन है, इसका वन टाइम डेरिवेटिव लो। कॉस एक्स का जब वन टाइम डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा, अल्लाह के बंदे जब कॉस एक्स का वन टाइम डेरिवेटिव लोगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो जब साइन एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो शुड बिकम कॉस एक्स। सही है। अच्छा भाई फिर एक और दफा डेरिवेटिव लोगे तो नेगेटिव के साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव का कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का साइन एक्स। बेसिक सी बात है बेटा, ऐसे आया और कैसे आएगा अल्लाह के बंदे। इस तरीके से क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दैट वाज द लॉजिक है, ये लॉजिक थी यहाँ पे। अब बताइए क्या मुश्किल बात है इसके अंदर मेरा बच्चा। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी, क्लियर है। ये इस क्वेश्चन की क्या थी बेटा, हमारे पास सिंपल सी लॉजिक आ रही थी। दैट वाज द रीजन हियर, दैट वाज द थिंग जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मुझे बताइए क्या इशू है इसके अंदर बेटा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा यार एक चीज बल्कि पढ़ी लो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सट्रीम कंडीशंस। सर पहले क्वेश्चंस को देख के डर गया था। नमाज ब्रेक बहुत बाद में आएगी बेटा, नमाज ब्रेक नहीं है। टू की पावर सेवन 128 आ रहा है तो अब्दुल रहमान सही तो आ रहा है बेटा, कोई मसला थोड़ी है। टू की पावर सेवन बिल्कुल सही आ रहा है मेरे प्यारे बेटे, 127 सही तो आपको मैंने जो शॉर्टकट बताई उससे भी आंसर आएगा बिफोर नमाज। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जो अक्सर पेशतर पेपर में टेस्ट किया जाता है, ये होता है डिग्री का और ऑर्डर का। इसको भी चलो अभी कवर कर लेते हैं, सही है। डिग्री किसे कहते हैं और ऑर्डर किसे कहते हैं। भाई डिग्री का मतलब क्या होता है और ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर दुनिया में कहा जाता है जो भी आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पर्टिकुलरली अपना ऑर्डर कह रहे होते हैं। भाई जो भी आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा ऑर्डर आ रहा है। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होता है, या जो भी इक्वेशन के अंदर आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मौजूद है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। वाइल डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री कहा जाता है उस पावर को जो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में मौजूद होती है। डिग्री कहा जाता है उस पावर को जो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर मौजूद होती है। इससे ज्यादा आसान इसको कर नहीं सकता। मैं आपको इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ, मैं आपको इसके ऊपर क्या दिखा सकता हूँ, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस। कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें मैं आपसे कहता हूं ये आ रहा है डी एक्स बाई डी टी, लेट सपोज, सही है। इसकी पावर में आ रहा है 4, सही है। और आगे आ रहा है पॉजिटिव का 3s, सही है। और आगे आ रहा है मेरे पास डी स्क्वायर एक्स और नीचे डिवीजन में आ रहा है डी टी स्क्वायर। तो भाई इसके अंदर देखो आपका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। ये क्वेश्चन अक्सर वो पेशतर पेपर्स में आते हैं कि डिग्री या ऑर्डर मालूम करने के लिए। देखो ऑर्डर किसे कहते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, हमारा ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर। अब देखो दोबारा सोचो, आपका ऑर्डर क्या होता है, आपकी डिग्री क्या होती है। ऑर्डर कहते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव को, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज योर ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज योर ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है मेरे प्यारे बेटे, जो भी तुम्हारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो एक तरफ आपके पास मौजूद है डी एक्स बाई डी टी और एक तरफ मौजूद है डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। तो तुम्हारा ऑर्डर क्या है, तुम्हारा ऑर्डर है 2 का। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, भाई आपका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव मौजूद है वो स्क्वायर का है, 2 टाइम्स का डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर आ रहा है। तो ऑर्डर क्या आ गया, 2 का। अच्छा अक्सर बच्चे अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे डिग्री के अंदर। अक्सर बच्चों ने भी, मैं साथ साथ चैट भी देख रहा था, उन्होंने बोला 4 आ रहा है सर, 4 आ रहा है। डिग्री क्या आ रही है, 4 की आ रही है। अल्लाह के बंदे, जो भी तुम्हारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर देखी जाएगी।
जो भी क्वेश्चन के अंदर आपकी एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना, उसकी पावर देखोगे। तो बेटा देखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर ये है तो इसकी पावर देखो, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब पावर क्या है, 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पे डिग्री किसके बराबर है, डिग्री बराबर है 1 के। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, फंसते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग यार, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ जाए dy/dx, सही है। और इधर क्यूब है, इधर आपके पास 3 है, और होल पावर में आ जाए स्क्वायर, सही है। आगे आपके पास आ रहा है प्लस का d²y/dx², और यहाँ पे आ जाए पावर 5। और फिर यहाँ पे आ जाए मेरे पास dy/dx होल पावर में आ जाए 7। और यहाँ पे आ जाए मेरे पास देन dy/dx, इधर भी क्यूब आ जाए, इधर इधर आपके पास होल टर्म पे स्क्वायर आ जाए, बल्कि बहुत दफा ये एक्सप्रेशन ऐसे भी गिवन होती है, ये इस तरीके से आ जाए। हाँ भाई, अब बताओ आपका हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री क्या है। ये चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, रुको एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे 4 आ रहा है, करने में थोड़ा मजा तो आए। अब बताओ आपका ऑर्डर क्या है, जल्दी से तमाम बच्चे जल्दी से मुझे बताओ आपका ऑर्डर क्या है। जल्दी से बताओ ऑर्डर क्या है। वेरी गुड, 4 है, वेरी गुड 4 है। क्या आ रहा है ऑर्डर, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हैंड रेस करो जितने 4 वाले हैं, जल्दी से हैंड रेस करो, हैंड रेस करो तमाम 4 वाले, जल्दी से, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी भी हैंड रेस करो जल्दी से। जितने लोगों ने हैंड रेस किया, इंतहाई नालायक लोग हैं। इन्होंने मेरी लेक्चर नहीं लिया ना, इन्होंने मेरी जो है ना इतना हलक सुखाने को समझा, ये सारे हैंड नीचे कर रहे हैं। सारे नालायक लोग हैं भाई, शक्लें देखो इनकी। सही है। अब मेरी बात जरा और सुनना, मेरे प्यारे बेटे, मैंने क्या कहा था दोबारा समझो। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ये बात करी थी भाई, दुनिया में कभी भी आप जब डबल डेरिवेटिव लेते हो किसी भी टर्म के ऊपर, भाई डेरिवेटिव का सिंबल सिर्फ ये होता है, डेरिवेटिव का सिंबल ये होता है, जब दो दफा डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है तो इट शुड बिकम d² / dx²। पावर तुम्हारे डी के पास होती है ऊपर, पावर नीचे कंप्लीट टर्म पे जरूर होती है, मगर ऊपर तुम्हारे डी के पास होती है। तो भाई अगर मैंने यहाँ पे डी वाई के ऊपर कंप्लीट पावर लिख दी, तो इसका मतलब ये 4 टाइम डेरिवेटिव थोड़ी है, ये 4 टाइम डेरिवेटिव नहीं है, ये अक्सर और पेशतर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। भाई बात समझो, सारी बातें भूल जाओ, परेशान क्यों हो रहे हो, बात समझो। मैं कहता हूँ लेट सपोज कहीं पे डेरिवेटिव लिया हुआ है ऑलरेडी एक दफा, मैं इसका अगर एक और दफा डेरिवेटिव लूंगा, तो भाई डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, dy/dx। तो बेटा डी डी से मल्टीप्लाई होगा ना, तो d² बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, dx से होगा तो dx² बन जाएगा। तो भाई ये पावर 4 मैंने जानबूझ के रखी थी यार, भाई ये पावरफुल जानबूझ के रखी थी, ये डीवाई के ऊपर आ रही है बेटा, डी के ऊपर थोड़ी आ रही है अकेले के ऊपर, बात समझ में आ रही है। तो आपका आपका यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्यूब का है। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, क्यूब का है। तो ऑर्डर तुम्हारा क्या है, ऑर्डर तुम्हारा 3 है। ऑर्डर तुम्हारा क्या है मेरे प्यारे बेटे, ऑर्डर तुम्हारा 3 है। अच्छा डिग्री किसके बराबर है, डिग्री को तो बताओ, तो डिग्री को तो मैंने पूछा ही नहीं, डिग्री किसके बराबर है, हाँ भाई डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, 7 के बराबर नहीं है डिग्री, 7 नहीं होगी डिग्री, है क्या होगी, 7 नहीं होगी। सारे टू बोल रहे हो, वेरी गुड, 7 वाला बच्चा अच्छा बच्चा है, शाबाश, वेरी गुड। जो जो कहते हैं 7 होगी, हाथ हैंड रेस करो, शाबाश जल्दी से। अच्छा एक तो हैंड रेज ही करना छोड़ दिया तुम लोगों ने यार। यार 7 नहीं होगी मेरे प्यारे बेटे, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उसके ऊपर जो पावर होती है ना, वो तुम्हारी डिग्री कहलाती है। जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है मेरे प्यारे बेटे, उसके ऊपर जो पावर होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल तरीके से कि वो मेरी क्या आ रही है, वो मेरी सिंपल तरीके से डिग्री आ रही है। जो भी हाईएस्ट पावर होती है, उसके ऊपर जो आपके पास पावर आती है हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो डिग्री का आंसर क्या होगा, 2 के बराबर होगा। अब मुझे बताओ यहाँ तक की बात पल्ले पड़ती है, कोई मसले की बात मेरा बच्चा, कोई परेशानी। अच्छा भाई, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, जल्दी से अपने पास नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल लो, मैक्सिमा की मिनिमा की। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे अपने पास, मैक्सिमा की मिनिमा की। जल्दी से अपने पास नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मैक्सिमा की मिनिमा की हेडिंग डाल लो, जल्दी से, शाबाश। तो हमारे पास देखो बेटा, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो हमारे पास मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है क्रिटिकल पॉइंट्स का। हम कभी भी मैथ्स की जब बात करते हैं, तो हमारे पास मैथ्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम ही क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट थ्योरी है, क्रिटिकल पॉइंट्स कॉन्सेप्ट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने अक्सर और पेशतर समझा होगा या कभी ना कभी पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, कि भाई तुम्हें एक्स एक्सिस की एक्सट्रीम कंडीशन अप्लाई करनी है, या वाई एक्सिस की एक्सट्रीम कंडीशन अप्लाई करनी है। देखो, अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग टेंजेंट क्रिएट कर रही है,
अगर दुनिया में कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग क्या क्रिएट कर रही है, टेंजेंट क्रिएट कर रही है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या क्रिएट कर रही है, टेंजेंट क्रिएट कर रही है। तो वो लाइन जो एक्स एक्सिस के अलोंग टेंजेंट क्रिएट कर रही होती है ना, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये एक्स एक्सिस के अलोंग टेंजेंट क्रिएट कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। हमारा ये क्या आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, हमारा ये क्या आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। यानी कि अगर मेरी लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग क्या क्रिएट कर रही है, टेंजेंट क्रिएट कर रही है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग टेंजेंट क्रिएट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है ना, जो अपर पॉइंट है, लोअर पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। सही है। सिमिलरली अगर मेरे पास ये मेरी जो वेव आ रही है, ये जो मेरी वेव आ रही है, अगर ये वाई के अलोंग बन रही है, अगर ये वाई के अलोंग बन रही है, तो जाहिर सी बात है मेरी जो टेंजेंट लाइन होगी वो ये वाली होगी। मेरी जो टेंजेंट लाइन होगी वो अलोंग दी वाई एक्सिस होगी। अलोंग दी क्या होगी, अलोंग दी वाई एक्सिस होगी। क्रिटिकल पॉइंट इस सेंस के अंदर क्या होगा, ये वाले पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। अब लॉजिक क्या होती है, देखो लॉजिक ये होती है कि हमारे पास एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है। एक्सट्रीम कंडीशन बनती कैसे है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों ने सुना होगा एफ प्राइम एक्स की वैल्यू बराबर होती है किसके, जीरो के। या फिर एफ प्राइम वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी के। ये आपकी एक्सट्रीम कंडीशन होती है। उसके पीछे रीजन क्या है, कि देखो वेन एवर वी टॉक अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट्स कॉन्सेप्ट या फिर एक्सट्रीम कंडीशन एक्स एक्सिस को अलाउ, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपकी टेंजेंट लाइन फॉर्म हो रही है कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो लाइन क्रिएट होती है आपकी, वो कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और एक्स एक्सिस का स्लोप किसके बराबर होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप बराबर होता है जीरो के। एक्स एक्सिस का स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, जीरो के बराबर होता है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप भी क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि देखो ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो मेरी वेव के ऊपर क्या क्रिएट कर रही है, टेंजेंट क्रिएट कर रही है। तो भैया यहाँ पे मेरे पास इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होता है किसके बराबर, जीरो के बराबर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एफ प्राइम एक्स जीरो का होना। क्योंकि एफ प्राइम का मतलब क्या है, एफ प्राइम कहते हैं फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव को, यानी कि डी बाई डीएक्स को। और डी बाई डीएक्स यानी कि स्लोप होता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि एफ प्राइम एक्स की वैल्यू दर हकीकत क्या होती है, जीरो के बराबर। सिमिलरली जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी। आपकी जो वर्टिकल लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर मैं इस एफ प्राइम वाई वाली इक्वेशन की बात करूं, तो एफ प्राइम किसे कहते हैं, एफ प्राइम कहते हैं डी बाई डीएक्स को। डी बाई डीएक्स का मतलब है इन्फिनिटी। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू को डाल दो तो आपके पास एफ प्राइम वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी के बराबर। These two terms are termed as the extreme conditions। ये क्या कहलाती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हमारी कहलाती है दुनिया के अंदर। कि भाई मेरी एक्सट्रीम कंडीशंस क्या है, हमारी एक्सट्रीम कंडीशंस ये होती है कि एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जीरो अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट टेंजेंट लाइन क्रिएट हो रही है, और अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट टेंजेंट लाइन क्रिएट हो रही है, तो एफ प्राइम वाई की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी के बराबर। ये बड़ी बुनियादी बात है। अब मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, लॉजिक्स क्या होती है, उनको जरा समझना पड़ेगा। उनको समझने के लिए मैं एक आसान सा काम करूंगा, आपके सामने एक इक्वेशन को लिख देता हूँ। मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, सारी बातें छोड़ दो, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स क्यूब के बराबर, आगे आ रहा है माइनस का सिक्स एक्स, आगे आ रहा है प्लस का नाइन एक्स, या आगे आ रहा है प्लस का नाइन एक्स। एग्जामिनर आपसे क्या कहता है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपको क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है, या इस क्रिटिकल पॉइंट का एक और नाम होता है स्टेशनरी पॉइंट, या फिर इसका एक और नाम होता है टर्निंग पॉइंट। ये सारे सिनोनियम्स है, किसी भी तरीके से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एग्जामिनर आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू बताओ। अगर कभी भी एग्जामिनर क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पूछ रहा है ना, इसका मतलब है कि वो एक्स की वैल्यू जानना चाहता है। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, कि एक्सट्रीम कंडीशन को अप्लाई करने के ऊपर जो एक्स का आंसर है आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब देखो ये करते कैसे हैं, आपको सिंपल तरीके से एक फंक्शन गिवन है, सही है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट से फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे आपने एक्स की एक्सट्रीम कंडीशन को अप्लाई करना है कि एफ प्राइम एक्स की वैल्यू बराबर होगी किसके, जीरो के। एफ प्राइम एक्स की वैल्यू बराबर होगी किसके मेरे बेटे, जीरो के। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या, मैं फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लूंगा। तो फंक्शन का जब वन टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर के बराबर। माइनस के सिक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सिक्स टू ट्वेल्व एक्स के बराबर। और प्लस के नाइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव के नाइन के बराबर। सही है ना। अब आपने करना है क्या है, चूंकि एक्सट्रीम कंडीशन एक्स की अप्लाई कर रहे हैं, तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर। तो इस एफ प्राइम एक्स की जगह पे जीरो आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस का नाइन। इस पूरी इक्वेशन में से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। सही है। कैसे निकालोगे, इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो भाई मुझे साफ तौर पे देख रहे हैं थ्री का मल्टीपल आ रहा है हर वैल्यू के अंदर, यहाँ से इस पूरी इक्वेशन में से थ्री कॉमन ले लीजिए। अगर मैं थ्री कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का थ्री थ्री इज नाइन। थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो गया, खत्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का थ्री। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कैसे इसको ब्रेक डाउन करूँ, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दो। कैसे करूंगा मिडिल टर्म ब्रेक, थ्री और वन, हाँ सही है ना, थ्री और वन। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस का 3x और माइनस का 1x प्लस का 3 एज इट इज। सही है। तो पहली दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x की वैल्यू कॉमन आ रही है, ब्रैकेट में आ गया x माइनस का 3। लास्ट की दो टर्म्स में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, नेगेटिव का 1। ब्रैकेट में क्या बच गया, अगेन x माइनस का 3। तो मेरे पास एक फैक्टर आ गया x माइनस का 1 और एक फैक्टर आ गया x माइनस का 3। दोनों को बारी बारी जीरो पे सपोज करवा लीजिए। तो एक वैल्यू आ गई x माइनस का 1 इक्वल टू जीरो, एक आ गई x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। यानी कि x की एक वैल्यू आ गई पॉजिटिव का 1 और x की एक वैल्यू आ गई पॉजिटिव का 3। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने थे, तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है और आपको इक्वेशन के अंदर से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे दोबारा समझ लो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने करना क्या है देखो, अगर कभी भी एग्जामिनर आपसे कहता है ना सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज बताओ, इसकी वैल्यू बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स की, तो मेरा बच्चा क्रिटिकल पॉइंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है कि अगर कभी भी आपको दुनिया में क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं तो आप सबसे पहले क्या करो, फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव ले दो, चाहे वो एक्स का फंक्शन है वाई का फंक्शन है, उसका वन टाइम डेरिवेटिव ले लो। वंस यू हैव द डेरिवेटिव, फिर आप एक्सट्रीम कंडीशन को अप्लाई करते हो। चूंकि ये एक्स की इक्वेशन आ रही है तो आपने एक्स की एक्सट्रीम कंडीशन अप्लाई करी, किसके बराबर है, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे एफ प्राइम एक्स की जगह पे क्या आ गया, जीरो आ गया। और यहाँ पे सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई किया आपने इसको। सिंप्लीफाई कैसे किया कि देखो थ्री कॉमन आ रहा था, मैंने थ्री कॉमन लेके जीरो से डिवाइड करवा के खत्म कर दिया। उसके बाद मेरे पास ये इक्वेशन बच गई मासूम सी। फिर मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मिडिल टर्म को ब्रेक करा, मिडिल टर्म को ब्रेक करके मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई। ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ये एक एमसीक्यूज आपका सॉल्व हो गया। बहुत दफा पेपर में अगर ये एमसीक्यूज पूछा जा रहा है तो ये आपका एक एमसीक्यूज क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है नहीं भाई मुझे तो मैक्सिमा बताओ या मिनिमा बताओ, कि मैक्सिमा क्या होगा या मिनिमा क्या होगा, अब वो सारी चीजें अगर कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो अब देखो वो कैसे निकाली जाती है। क्रिटिकल पॉइंट्स वाला काम तो यहां तक हो गया। अब ये जो आपकी एक्स की वैल्यू आई है ना 1 या फिर एक्स की वैल्यू 3 आई है, इसको आपने क्या करना होता है, उठा के वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट करना है। सही है, इसको आपने उठा के क्या करना है, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट करना है। और उसके ऊपर आपको आइडिया होगा कि भाई तुम्हारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो तुम्हारे पास क्या पॉइंट्स दे रही है, वो तुम्हारे पास क्या पॉइंट्स दे रही है तुम्हारे पास, अगर तुम्हें दूसरे वाले पॉइंट्स भी कैलकुलेट करने पड़ जाते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x इज इक्वल टू 1 है। मैं अगर इस x इज इक्वल टू 1 को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट करता हूँ, मैं अगर इस x इज इक्वल टू 1 को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डालता हूँ, तो मेरी क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगा f इंटू वन, वन का क्यूब 1, माइनस का 6 और अगेन 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस का 9x, x की जगह पे 1 आ गया। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 9। तो बेटा देखो एक में से 6 माइनस करोगे क्या बचेगा, नेगेटिव का 5, नेगेटिव का 5 प्लस का 9 क्या होता है, नेगेटिव का 5 और प्लस का 9 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव 4 के बराबर। यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पे आपको जो आंसर मिल रहा है y का वो क्या मिल रहा है 4। जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 4, तो ये आपके पास आ गया 1,4 के बराबर। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, अगेन इक्वेशन के अंदर जहां जहां x आ रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर जहां जहां x आ रहा है वहां पे x की जगह पे 3 डाल दीजिए। तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 3 का क्यूब इज 27, माइनस का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 6 इंटू 9 इज 54। और आगे क्या हो जाएगा प्लस का 3 इंटू 9 27 के बराबर। तो 27 और 27 पॉजिटिव का 54 बन जाएगा ये तो। 27 पॉजिटिव का 54 और नेगेटिव का 54 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी कि एक और पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 3,0 के बराबर। अगर तो एग्जामिनर आपसे कहता है ना कि भाई आपको पॉइंट कैलकुलेट करना है प्रॉपर, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आ रही है, उसके लिए हम काम क्या करते हैं, अगेन यहाँ तक का काम सेम रहेगा कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपका आया आपने उसको उठा के वापस अपनी इक्वेशन में डाला और चेक कर लेना है कि भैया तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है। यानी कि भाई इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है और इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है। अब जहन में क्वेश्चन आता है सर अगर मैक्सिमा निकालने आ जाए मिनिमा निकालने आ जाए तब क्या करेंगे। उसकी कंडीशन क्या होती है कि देखो आप अगर अपनी इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव लेते हो और डबल डेरिवेटिव लेने के ऊपर आपका जो आंसर है वो लेसर देन जीरो आ जाए, इसका मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है मैक्सिमा का फंक्शन है। और अगर आप अपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेते हो और फिर अपने एक्स की वैल्यू को डालते हो और आपका आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, इसका मतलब होता है आपका फंक्शन कहाँ पर है, मिनिमा के ऊपर है। इसमें वैसे एक कंडीशन और भी होती है कि अगर इक्वल टू जीरो आ जाए, अगर आप अपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेते हो और आपका आंसर आ जाए इक्वल टू जीरो के बराबर, इसका मतलब होता है कि इनकॉन्क्लूसिव फंक्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इनकॉन्क्लूसिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो। सही है ना। अच्छा अब इसमें करते क्या, अब देखो इसमें करना क्या होता है। अब लेट सपोज इसी क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ, मैं इस फंक्शन का देखो मैंने वन टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे लिया था कि मैंने फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है। अगर मैं इसका एक और दफा डेरिवेटिव लूँ तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका एक और दफा डेरिवेटिव लूँ तो 3x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x के बराबर, माइनस के 12 का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस के 9 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यानी कि डबल डेरिवेटिव मेरे पास ये आ रहा है। सही है। अब आपने करना क्या है, ये जो x की वैल्यूज आई है ना इसको डाल डाल के चेक कर लो। मेरे पास पहली x की वैल्यू आई है 1 के बराबर,
तो अगर मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 6 × 1 = 6 माइनस का 12। 6 में से 12 निकालोगे तो क्या बचेगा, 6 में से 12 निकालोगे नेगेटिव का 6 आ रहा है। नेगेटिव का 6 कैसा आंसर है, नेगेटिव का 6 क्या ग्रेटर देन जीरो है, लेसर देन जीरो है, लेसर देन जीरो है। इसका मतलब क्या है कि बेटा आपका ये आंसर क्या है, मैक्सिमा के ऊपर है। यानी कि x = 1 वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर मेरा फंक्शन कहाँ अचीव कर रहा है, मैक्सिमम के ऊपर है। यानी कि मेरा फंक्शन कहाँ पर है, मैक्सिमम के ऊपर है। मेरा फंक्शन कहाँ पर है, टॉप के ऊपर है, मैक्सिमा के ऊपर है। और अगर मैं अपने यहाँ पे x की वैल्यू 3 डालता हूँ, तो भाई अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 3 डालता हूँ तो क्या बन जाएगा, 6 3 = 18। 18 में से 12 को माइनस करो, 18 में से 12 जाएगा तो पॉजिटिव का 6 बचेगा। यानी कि ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि चूंकि ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरा जो फंक्शन है मिनिमम के ऊपर आ रहा है। ये कहाँ पर है, मिनिमा के ऊपर है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन क्या है, मिनिमा है। अगर वो मैक्सिमा का सिर्फ पॉइंट पूछ रहा है, हो सकता है ऑप्शंस के अंदर आपको दोनों पॉइंट्स गिवन हो, तो अगर मैक्सिमा पूछ रहा है तो मैक्सिमा आपको 1,4 पे मिलेगा, मिनिमम आपको 3,0 के ऊपर मिलेगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक। तो भाई क्वेश्चन में अगर आपको एग्जामिनर कुछ भी बात कर रहा है, तो अगर एफ एक्स जीरो के बराबर हो तो जीरो के बराबर है तो एक्स की वैल्यू जीरो डाल दे बेटा, क्या मसले की बात है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर तो एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो। सर सेकंड डेरिवेटिव इज जीरो, पॉइंट ऑफ इलेक्शन नहीं। मेरे प्यारे बेटे सेकंड डेरिवेटिव जीरो नहीं है। अगर आप x की वैल्यू को जब यहाँ पे प्लॉट करते हो, प्लॉट करने पे आंसर जीरो के बराबर आता है, तब इनकॉन्क्लूसिव फंक्शन होता है, तब इनकॉन्क्लूसिव फंक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्या कहा मैंने, क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद मैंने क्या बात करी, दोबारा समझ लो। भाई क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू जब आती है ना, इन वैल्यूज को उठा के आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डालोगे तो आपको उसके ऊपर y की वैल्यूज मिल जाएंगी। यानी कि अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो जो भी x की वैल्यूज आ रही है उसको उठा के अपनी मेन इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी, आपकी y की वैल्यूज आ जाएगी। सही है। अब मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का तरीकेकार ये होता है कि बेटा देखो जो भी आपका फंक्शन था ना, जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन था, आपने उसका 2 दफा डेरिवेटिव लेना है। 2 दफा डेरिवेटिव लेने के ऊपर ये जो भी एक्स की वैल्यूज आई हैं इनको उठा के बारी बारी चेक करोगे। अगर बारी बारी चेक करने के ऊपर आपका आंसर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, जहां पे ग्रेटर देन जीरो आ रहा है दैट सिंपली मींस कि वो जो है ना वो आपका क्या है, मिनिमा का फंक्शन है। और अगर लेसर देन जीरो आ जाए तो उसका मतलब होता है वो आपका मैक्सिमा का फंक्शन आ रहा है। मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बता देता हूँ भाई, मैं एक और क्वेश्चन इस पे करवा देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। मैं कहता हूँ आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, लेट सपोज 3x², आगे आ रहा है प्लस का 12x, आगे आ रहा है प्लस का 1। सही है। सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव ले लो। तो 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, साथ साथ पढ़ो, 6x के बराबर होगा। और प्लस का 12x का डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव का 12 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। सही है। अब एक्सट्रीम कंडीशन का इस्तेमाल करो तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू की जगह पे क्या रखोगे, जीरो। एफ प्राइम एक्स की जगह पे क्या रखोगे, जीरो। तो एफ प्राइम एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो बराबर आ जाएगा किसके, 6x + 12 के। तो सिंप्लीफाई अगर मैं करवाता हूँ, प्लस का 12 वहां जाएगा, नेगेटिव का 12 बन जाएगा। तो 6 × 1 = 6 एंड 6 × 2 = 12। एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 के बराबर आ गई। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, -2 आ गया। इसको उठा के वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डालो, ओरिजिनल इक्वेशन में तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो फंक्शन के अंदर अगर मैं -2 डालता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 का 3, एक्स की जगह पे -2 आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का 12 एज इट इज, एक्स की जगह पे -2 आ गया, प्लस का 1। तो -2 का स्क्वायर इज +4, तो 3 4 जार 12 बन गया। 12 इंटू -2, नेगेटिव का 24 बन जाएगा, प्लस का 1। 12 में से 24 निकालूंगा, नेगेटिव का 12 बचेगा, नेगेटिव का 12 और प्लस का 1। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, फंक्शन में जब नेगेटिव के 2 मैंने डाला तो ये आ गया -11 के बराबर। यानी कि मेरा पॉइंट क्या आ गया, मेरा x की वैल्यू -2 आई थी और y की वैल्यू -11 आई थी। अब अगर मुझे ये देखना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, यानी कि ये जो पॉइंट आया x और y का, ये आया मैक्सिमा है कि मिनिमा है। देखो ये पॉइंट कैसे निकाला, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट कैसे निकाला, फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जो भी x की वैल्यू आई इसको अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में डाला, तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये आपके पास पॉइंट आ गया, आपका ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, पॉइंट आ गया -2 -11। अगर मुझे चेक करना है कि भैया कि मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पॉइंट आ रहा है मैक्सिमा पे आ रहा है, मिनिमा पे आ रहा है, तो चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप सिंपल फंक्शन का एक और दफा डेरिवेटिव ले लो। तो भाई मैंने फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लिया, भाई एक और दफा डेरिवेटिव ले लेता हूँ। 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 के बराबर, प्लस का 12 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 के बराबर। यानी कि देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। यानी कि डायरेक्टली ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, मुझे एक्स की वैल्यू भी नहीं डालनी पड़ी यहाँ, मतलब एक्स बचा ही नहीं ना यहाँ पे, डायरेक्टली ग्रेटर देन जीरो आ गया। यानी कि एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू कैसी आ गई, ग्रेटर देन जीरो आ गई। इस ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, फंक्शन कहां पर है, फंक्शन है मिनिमम के ऊपर, फंक्शन कहां पर है, मिनिमा के ऊपर है, फंक्शन कहां पे, मिनिमा के ऊपर है। यानी कि ये जो पॉइंट आ रहे हैं मिनिमा का पॉइंट आ रहा है, किसका पॉइंट आ रहा है, मिनिमा का पॉइंट आ रहा है।
बताओ भाई इसमें क्या मुश्किल बात है, क्या चिंता की बात है? नर्सरी क्लास का बच्चा करते है, यकीन मानो यार, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है इस तरह के क्वेश्चन को। क्या मुश्किल चीज है भाई, क्या मुश्किल बात है? अगर मैं आपको चलो एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे निकाल कर बताओ, एक फंक्शन आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसका मुझे बताओ क्या होगा आंसर, बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है बेटा, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जरा समझ लो बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भाई देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहते हैं एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लेना होता है। तो एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का डेरिवेटिव कैसे लोगे? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको क्या लेना है, एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा भाई? यहाँ पे डेरिवेटिव का आप सिंपल तरीके से डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे वाली टर्म का नीचे स्क्वायर लोगे, नीचे वाली टर्म का रेडिस ऊपर एक दफा लिखोगे, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे, ln x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स के बराबर। बीच में साइन लगाओगे माइनस का, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको रेडिस रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, तो x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से वन हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो f प्राइम x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x से x कट गया, ये आ जाएगा वन माइनस का ln x ऊपर, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखो मुझे पता है एक्सट्रीम कंडीशन क्या होगी, एक्सट्रीम कंडीशन होती है एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर होना, यानी कि इस एफ प्राइम एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू वन माइनस का एल एन एक्स, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब सिंपली एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, वहां पे जाके मल्टीप्लाई होकर ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। वहां पे जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू वन माइनस का एल एन एक्स, जीरो इज इक्वल टू वन माइनस का एल एन एक्स। माइनस के एल एन एक्स को वहां भेज दीजिए, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का एल एन एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का एल एन एक्स इज इक्वल टू वन। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है, दो तरीके सॉल्व करने के, एल एन को रिमूव करने के दो तरीके होते हैं बेटा दुनिया के अंदर। दुनिया में कभी भी अगर आपको एल एन को रिमूव करना है ना, दो तरीके होते हैं। एक तरीका पता है क्या होता है, एक तरीका ये होता है कि आप ये जो दोनों टर्म्स आ रही है ना, इनको पावर में शिफ्ट कर दो और नीचे ई लेकर आ जाओ। क्योंकि ई की पावर में कभी भी एल एन होगा तो कैंसिल आउट हो जाता है, ई की पावर में कभी भी एल एन होगा तो वन का आंसर देता है। याद रखिएगा दो तरीके होते हैं दुनिया में एलन को रिमूव करने के। एक तरीका तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि ई और एलन एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। अगर मैं चाहूँ ना यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन दोनों टर्म्स को, भाई मैथ्स कहता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे काम करो राइट हैंड साइड पे भी काम करो, तो अगर मैं एलन को यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ ताकि एक्स की वैल्यू आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों टर्म्स को मैं ई की पावर पे शिफ्ट कर दूंगा, मैं इक्वल टू के इस तरफ भी ई लेकर आ जाऊंगा, इक्वल टू के इस तरफ भी ई लेकर आ जाऊंगा, और दोनों टर्म्स को मैं ई की पावर पे शिफ्ट कर दूंगा। सही है ना, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू के आमने सामने अगर बेसिस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाती है, इक्वेट हो जाती है। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। हमने क्या करा, दोनों तरफ ई को लेकर आ गए, हमने दोनों तरफ क्या करा, बेसिस के अंदर ई को लेकर आ गए। इससे फायदा क्या हुआ, देखो बेटा इससे फायदा क्या होगा, ए की पावर एरर कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई ई के बराबर। एक तरीका सॉल्व करने का ये है। एक तरीका और भी है सॉल्व करने का, वो भी समझना चाहते हो वो भी समझा देता हूँ। कि भाई देखो एलन होता क्या है, एलन होता है दुनिया के अंदर अ लॉग हैविंग अ बेस ई। एलन क्या होता है, अ लॉग हैविंग अ बेस ई, एक्स का एक्स एरर इज इक्वल टू वन। हमारे पास बेस पावर फंक्शन होता है, बेस पावर प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम के अंदर, कि भाई जो भी तुम्हारे पास फंक्शन है ना उसको एरर एक दफा लिखो, जो भी तुम्हारी बेस है ना उसको एरर लिखो, इक्वल टू के इस तरफ जो नंबर आ रहा है वो तुम्हारी बेस की पावर पे चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ई के बराबर यहां से भी आ जाएगा। भाई ये बेस पावर फंक्शन होता है ना, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि लेट सपोज क्वेश्चन आपको ये गिवन है, एग्जामिनर कहता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बेस फंक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बेटा देखो जो भी तुम्हारी फंक्शन आ रहा है उसको लिखो, जो भी तुम्हारी बेस आ रही है उसको लिखो, इक्वल टू के इस तरफ जो नंबर आ रहा है वो बेस की पावर पे चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू लेट सपोज एट के बराबर आ रही है। एक तरीका ये होता है सॉल्व करने का, एक तरीका ये वाला होता है, आसान मेथड है वाला भी। एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ई के बराबर आ गई, सही है। अब देखो जब x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, e के, तो आपको आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, इसको उठा के वापस अपने क्वेश्चन में डाल दो, तो क्या बन जाएगा, f इंटू ई आ जाएगा मेरे पास सिंपल, एल एन ई डिवाइडेड बाई ई के बराबर है। एल एन ई क्या होता है, एल एन ई बराबर होता है वन के, तो आंसर आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई ई के बराबर, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें क्या चिंता की बात है, लेट मी नो, इसमें क्या मुश्किल बात है भाई, ऐसी क्या चीज है जो इसमें आपको क्लियर नहीं होती, प्लीज लेट मी नो। इसमें ऐसी क्या चीज है जो आपको क्लैरिफाई नहीं होती या मुश्किल लगती है, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो बेटा इसमें क्या मुश्किल बात है। अबे नर्सरी क्लास का बच्चा करता है भैया, क्या करता है, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व। बताओ भाई बात समझ में आती है कि नहीं आती, क्लियर रहता है? इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आपका क्वेश्चन आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला पहले अप्लाई किया ताकि एफ प्राइम आ जाए। डेरिवेटिव अप्लाई करना है ना, डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे वाली टर्म का नीचे स्क्वायर करोगे, नीचे वाली टर्म को ऑलरेडी दफा ऊपर लिखोगे, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा सिंपल तरीके से वन डिवाइडेड बाई एक्स के बराबर। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई एक्स के बराबर, माइनस का साइन है,
जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको ऑलरेडी साइन दोगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या होता है, वन के बराबर होता है, तो एक्स से एक्स कट गया तो ये ऊपर वन बचा, माइनस का एल एन एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब आपको एक्सट्रीम कंडीशन अप्लाई करनी है, तो एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या होता है, एफ प्राइम एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर होना, ये आपकी एक्सट्रीम कंडीशन आ गई यहाँ से, सही है। अब आपने एफ प्राइम एक्स की जगह पे जीरो को प्लॉट किया, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई खत्म हो गया, तो ये आ गया जीरो इक्वल टू वन माइनस का एल एक्स। माइनस का एल एक्स दूसरी तरफ भेजोगे, वहाँ पे जाके प्लस का एल एक्स हो जाएगा, एल एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एल एन एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास सिंपल वन के बराबर, किसके बराबर आ गई, वन के बराबर। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, मुझे अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है एल एन को रिमूव करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे इस एल एन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, दो तरीके, एक तरीका आसान वाला है कि आप दोनों तरफ ये जो आपकी टर्म्स आ रही है ना, इक्वल टू के इस तरफ भी और इस तरफ, इन कंप्लीट टर्म्स को ई की पावर पे शिफ्ट कर दो। ई की पावर पे शिफ्ट क्यों कर रहे हैं भाई, ई की पावर पे इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ई और एल एक दूसरे को काट देते हैं, ई और एल एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। मैंने एल एन एक्स को ई की पावर पे शिफ्ट कर दिया, और इक्वल टू के इस तरफ जो वन आ रहा था इसको भी ई की पावर पे शिफ्ट कर दिया, ताकि इक्वल टू के दोनों तरफ सेम काम किया जाए। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो राइट हैंड साइड पे करो राइट हैंड साइड भी करो, जो लेफ्ट हैंड साइड पे करो राइट हैंड साइड पे भी करो। यानी कि आप जो काम ऊपर कर रहे हो काम नीचे भी करते हो, जो काम मल्टीप्लाई में करते हो काम डिवाइड में भी करते हो, जो काम प्लस में करते हो माइनस में भी करते हो। यानी कि दोनों तरफ हम लोगों ने क्या काम करा, दोनों तरफ हमने ई को लिखा, और जो ऊपर वैल्यू आ रही थी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू उसको ई की पावर पे शिफ्ट कर दिया, जो राइट साइड वाली वैल्यू थी उसको भी ई की पावर पे शिफ्ट कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, ई से एल एन कैंसल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू आपके पास सिंपल ई के बराबर आ गई, सही है। अच्छा, अब ये जो भी एक्स की वैल्यू आई इसको अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस से डाल दिया, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, एल एन ई डिवाइडेड बाई ई। एल एन ई बराबर होता है किसके, वन के, तो आपके पास सिंपल ऊपर वन आ गया नीचे ई आ गया, तो ये आपके पास एफ ई की वैल्यू आ गई। यानी कि आपका पॉइंट किसके बराबर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई ई के बराबर, और वाई की वैल्यू आ गई वन बाई ई के बराबर। अगर मैक्सिमा या मिनिमा आपको निकालने को कहा जाता है, तो मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालोगे, वो निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव लोगे, इसका डबल डेरिवेटिव लोगे। अब अगेन डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव कैसे लोगे, ये बन जाएगा एक्स की पावर फोर, नीचे एक्स स्क्वायर का एक और दफा स्क्वायर लोगे, एक्स स्क्वायर को एक दफा ऊपर लिखोगे, फिर वन माइनस एल एक्स का डेरिवेटिव लोगे, वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, माइनस का साइन एल एक्स का डेरिवेटिव होगा वन बाय एक्स के बराबर, बीच में साइन लगाओगे माइनस का। अब जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एलरेडी रहने दोगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स के बराबर, सही है ना भाई। अब ये आपका क्या आ गया, ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया, ये आपका फंक्शन का डबल डेरिवेटिव आ गया। अब जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे अब आप डालो ई की वैल्यू को, ये आपका डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं करा, आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो खुद से, तो ये आपका डबल डेरिवेटिव ही आ रहा है। तो अब आप इसके अंदर जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे ई डाल दो, तो नीचे क्या बन जाएगा, ई की पावर फोर, ये बन जाएगा ई की पावर स्क्वायर इंटू नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पे ई का स्क्वायर, नेगेटिव ई सिंपल ई, क्योंकि वन बाई एक्स लिखा हुआ है। आगे हो जाएगा माइनस, फिर वन माइनस का एल एन एक्स, तो एल एन का एल एन ई का ई, इट इज जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे ई डाल रहे हैं। फिर आगे हो जाएगा सिंपल टू ई का टू ई। देखो एल एन ई बराबर होता है वन के, तो वन माइनस का वन, ये जीरो हो गया, तो जीरो इंटू टू ई तो पूरा खत्म हो गया, तो खाली क्या बच जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ई स्क्वायर इंटू नेगेटिव का वन बाई ई, तो स्क्वायर से ई भी कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का ई, और सबसे नीचे आ रहा है ई की पावर फोर, ये बन जाएगा ई क्यूब के बराबर। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाई ई क्यूब के बराबर। नेगेटिव में चूंकि वैल्यू आ रही है तो मुझे वैसे ही साफ तौर पे दिख रहा है कि मेरा जो आंसर आ रहा है एफ डबल प्राइम का, वो लेसर देन जीरो आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन कहाँ पर है, फंक्शन मैक्सिमा के ऊपर है, क्योंकि आपके पास एफ डबल प्राइम की वैल्यू नेगेटिव में एग्जिस्ट कर रही है। सिंस द वैल्यू इज कमिंग इन नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओवरऑल आंसर मेरा नेगेटिव के अंदर है। जब नेगेटिव के अंदर आंसर है यानी कि जीरो से छोटा आंसर आ रहा है, जीरो से छोटा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन कहाँ पर होगा, मैक्सिमम के ऊपर होगा। दैट्स द लॉजिक, क्या मसले की बात है इसके अंदर।